नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। टोटल 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों द हिंदू के। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे इमर्जिंग सेक्टर्स में लेबर यूनियंस के रोल से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कोलिजियम के द्वारा जो अपॉइंटमेंट की जाती है उसमें एक नया ड्रामा सामने आया है। हालांकि देखो, पिछले हफ्ते हमने कोलिजियम से संबंधित आर्टिकल को काफी डिटेल से डिस्कस किया था बेसिक्स के साथ, लेकिन ना अब पिछले 3-4 दिनों में एक नया एस्पेक्ट सामने आया जिस पर हमने पहले चर्चा नहीं की थी, तो ये जानना जरूरी है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नॉर्डिक कंट्रीज और इंडिया कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी के मामले में। इसी सिलसिले में फिनलैंड और नॉर्वे के जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं वो भारत की यात्रा पर आ रही हैं आज से, और उन्होंने ही ये आर्टिकल लिखा है, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। अब कोट देख लीजिए आज का, जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोट देखो ये है, बुराई की जीत के लिए जरूरी यह है कि जो अच्छे लोग हैं वो कुछ ना करें। काफी बार आपने ये लाइन सुनी होगी। देखो, आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, वहां पे किसी महिला का हरासमेंट हो रहा है, उसे कुछ लोग छेड़ रहे हैं, आपकी सोच अच्छी है, बट देखो आपने अगर उस इंसिडेंट को इग्नोर कर दिया और कुछ नहीं किया ना, तो बुराई जीत जाएगी। मतलब आपकी सोच अच्छी है तो आपका कर्तव्य है वहां पे विरोध करना, इसे रोकना। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो मतलब आप बुराई जो जीत रही है उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हो। समझ गए? तो यही चीज है कि बुराई के जीतने के लिए जरूरी यह है कि जो अच्छे लोग हैं वो कुछ ना करें। पॉलिटिक्स से आप इसको जोड़ सकते हो कि हम ये कह के पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियन खराब हैं। आप खराब लोगों को जीतने दे रहे हो, करप्शन होने दे रहे हो, तो इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप बुराई की जीत में सहयोगी हो। उसी प्रकार से आपके डिपार्टमेंट करप्शन होता है, आपको पता है करप्शन होता है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि देखो मैं तो नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब आप बुराई की जीत में भागीदार हो। तो इस प्रकार से आप इस कोट को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इमर्जिंग सेक्टर्स में लेबर यूनियंस के रोल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा काफी सारी बड़ी कंपनीज ने, चाहे वो इंडिया की हो या फिर वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज, जैसे अनअकैडमी, वेदांतु, बैजू, ओला, इवन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, ट्विटर, इन्होंने ना बड़ी संख्या में ले ऑफ किया है। ले ऑफ का मतलब होता है छटनी। जैसे आप मास स्केल पे अपने एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर देते हो, सर्विस से निकाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल 1000 एम्प्लॉइज को, 10,000 एम्प्लॉइज को, मतलब एक साथ आपने 10-15% या फिर कुछ और परसेंटेज एम्प्लॉइज जो हैं उनको सर्विस से निकाल दिया एक ही समय में, तो इसको कहा जाता है ले ऑफ। अब ले ऑफ जो जब होता है, आपको पता है जाहिर तौर पे एम्प्लॉइज का भविष्य जो है वो तो देखो अदर में आ जाता है। अब कई एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं 10-10 साल से एक ही जगह पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत अचानक से मेल आती है कि अब हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, आपको 1 महीने की या फिर 2 महीने की सैलरी का एडवांस मिलेगा, उसके बाद आप नई जॉब तलाश कर सकते हो। इसीलिए देखो, ये एक बड़ी वजह है कि लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ज्यादा भागते हैं, क्योंकि वहां पर जॉब से निकाला नहीं जाता। लेकिन देखो, सबको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, और गवर्नमेंट जॉब आपको पता है उसमें दूसरे कई डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे इनएफिशिएंसीज काफी ज्यादा होती हैं। शायद इसी वजह से कि एम्प्लॉइज का डर खत्म हो जाता है कि हमें कोई जॉब से नहीं निकाल सकता। खैर, ये हमारा जो आज का आर्टिकल है वो गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेस प्राइवेट जॉब्स के बारे में नहीं है। पहले हम बात करते हैं ले ऑफ क्यों होता है। ले ऑफ देखो काफी सारे रीजंस की वजह से होता है। सबसे पहले रीस्ट्रक्चरिंग, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया। पहले 7 टीम हुआ करती थी, लेकिन अब 2 टीम रह गई, बाकी 5 टीम्स को डिसबैंड कर दिया गया। पहले जिस काम को मिलकर 7 टीम्स कर रही थी, अब ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से रीस्ट्रक्चर किया गया है कि 2 ही टीम उस काम को कर रही हैं। तो एक्स्ट्रा जो एम्प्लॉइज होंगे उनको तो निकाला जाएगा ना। नेक्स्ट है कॉस्ट कटिंग। खर्चे कम करने के लिए कई बार एम्प्लॉइज की छटनी की जाती है, उन्हें उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाता है। जैसे अनअकैडमी ने छटनी की थी, मतलब अनअकैडमी लॉस में चल रही थी और इन्वेस्टर्स प्रेशर डाल रहे थे अनअकैडमी के फाउंडर्स के ऊपर कि आप जल्दी से प्रॉफिट में आइए। तो प्रॉफिट में आने के लिए अनअकैडमी ने डिसीजन लिया कि वो अपने एम्प्लॉइज की संख्या को कम करेंगे ताकि अपने खर्चों को कम किया जा सके। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। आज के समय में देखो
नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नई नई मशीन्स आ रही हैं, तो प्रोसेस ना इस प्रकार से ऑटोमेट हो जाती है कि ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता कम पड़ती है। इस वजह से भी बड़ी कंपनीज छटनी करती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ये वही पॉइंट है, कॉस्ट कटिंग, मतलब मजबूरी है, पैसा नहीं है कंपनी के पास देने के लिए एम्प्लॉयज को, इस वजह से वो काम से निकाल दिए जाते हैं। परफॉर्मेंस रेटिंग, कई बार कंपनी एनालाइज करती है, ऑडिट करती है कि कौन कौन से जो एम्प्लॉयज हैं ठीक से काम नहीं कर रही हैं, इस वजह से ले ऑफ कर दिया जाता है उन एम्प्लॉयज का जो ठीक से काम नहीं करते, जिनकी परफॉर्मेंस रेटिंग खराब है। एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस, मान लीजिए इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि डिमांड ही नहीं है मार्केट में, कंपनी के पास में ज़्यादा काम नहीं है करने के लिए, डिमांड नहीं होगी तो मतलब प्रोजेक्ट नहीं है, तो इस वजह से एम्प्लॉयज को खाली बिठा के तनख्वाह देने के बजाय कंपनीज उन्हें काम से निकाल देती हैं। और सबसे लास्ट में चेंजेस इन द बिजनेस मॉडल, जैसे कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल वेदांतु है, वेदांतु ने डिसाइड किया कि अब हम यूट्यूब पे ध्यान नहीं देंगे, हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ध्यान देंगे, तो यूट्यूब की जो उनकी टीम है उनको काम से निकाल दिया जाएगा। यूट्यूब मैनेजर, यूट्यूब पे जो वीडियोस डालते थे वो टीचर्स, कंटेंट तैयार करने वाले कंटेंट डेवलपर, सबको काम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वेदांतु का फोकस अब यूट्यूब पर है ही नहीं, उन्होंने अपना मॉडल चेंज कर लिया। तो ये सारे रीजंस हमने डिटेल में डिस्कस किए जिसकी वजह से ले ऑफ होता है। अब देखो, पुराने समय में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती है ना, चाहे वो सर्विस की हो या फिर गुड्स की हो, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जैसे कोल कंपनीज हैं, अब वहां पे ना यूनियंस का पहले के समय में रोल काफी ज्यादा होता था, लेबर यूनियंस का। वो विरोध कर देते थे इस प्रकार से कोई कंपनी एक ही समय में इतने सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकालती, बाकी एम्प्लॉयज भी हड़ताल कर देते थे, स्ट्राइक कर देते थे अपने साथी एम्प्लॉयज के राइट्स के लिए। बट आज के समय में ना जो नई कंपनीज है ना, जैसे अमेजोन है, आईटी कंपनी है, ITES की कंपनी है, नए नए स्टार्टअप्स हैं, वहां पे हम लेबर यूनियन का कल्चर नहीं देखते लेबर यूनियंस को, ताकि वो लेबर्स के राइट्स को सुरक्षित रख सकें। इसके बाद देखो, अमेजोन की एक केस स्टडी दी जाती है। अमेजोन कंपनी ने हाल ही में अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक ही समय में काम से निकाल दिया, और रीजन ये दिया गया कि हमने पास्ट में जल्दबाजी में हायरिंग कर ली थी, हमें इतने एम्प्लॉयज की आवश्यकता नहीं थी, हमने ज्यादा हायर कर लिए, इसलिए अब हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं संख्या को। दूसरा, उन्होंने बताया कि अभी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है। जब देखो ऐसा हुआ ना, तो अमेजोन के बाकी एम्प्लॉयज में हलचल मच गई कि आगे हमारा भी नंबर आ सकता है। तो एक जगह है स्टेटन आइलैंड, जिसको कहते हैं JFK8, यहां पर ना अमेजोन कंपनी के एम्प्लॉयज ने लेबर यूनियन बनाने का प्रयास किया अंडर द लीडरशिप ऑफ क्रिस स्मॉल्स, ये एक पर्सन का नाम है। लेकिन जैसे ही अमेजोन को पता लगा, इस लीडर को काम से निकाल दिया गया कि आप यहां पर पॉलिटिक्स कर रहे हो, लेबर यूनियन बनाने का प्रयास कर रहे हो। बाद में नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड के सामने अमेजोन ने काफी सारे ऑब्जेक्शंस फाइल किए। ये जो बॉडी है ना, ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उन्हें एक साथ जोड़कर। लेबर यूनियन बनाने का फायदा देखो ये होता है, अकेला वर्कर तो आपको पता है इतने बड़े जायंट के साथ में नेगोशिएट नहीं कर सकता। इतनी बड़ी कंपनीज के साथ बार्गेनिंग करने के लिए अगर बहुत सारे वर्कर्स एक साथ आते हैं ना, तभी नेगोशिएशन की जा सकती है कंपनी के साथ में, तभी अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं, तभी अगर कुछ गलत हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसे रोका जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये जो बड़ी कंपनीज है ना, पहली तो बात, लेबर राइट्स को कुछ खास तवज्जो देती नहीं है। इंडिया में भी अमेजोन ने अमेजोन फूड एंड अमेजोन एकेडमी को बंद कर दिया, और धीरे धीरे बहुत सारे एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया। तो एक संस्था है इंडिया में जिसका नाम है नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सेनेट। ये जो संस्था है ना, ये हमारे देश में जो आईटी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, बीपीओ के एम्प्लॉयज हैं, केपीओ के एम्प्लॉयज हैं। केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिसे कॉल सेंटर वगैरह के नाम से आप जानते हो। तो इन कंपनीज के एम्प्लॉयज के अधिकारों के लिए लड़ती है ये संस्था। इन्होंने अमेजोन के ऊपर आरोप लगाया कि आप लेबर लॉज का वायलेशन कर रहे हो। तो इस संस्था ने यूनियन लेबर मिनिस्टर को भी शिकायत कर दी कि अमेजोन जो कर रही है गलत कर रही है। तो इसके बाद डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर है, इन्होंने अमेजोन को नोटिस जारी किया कि आप क्या कर रहे हो, इसका जवाब दीजिए। बट देखो, ये जो एमएनसीज है ना, इस प्रकार के नोटिस को ज्यादा सीरियस लेती नहीं है, इग्नोर कर देती हैं। इनको पता है हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा।
उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ना इन कंपनीज में ज्यादा लेबर यूनियन होती नहीं है। आमतौर पे देखो जो आईटी कंपनीज है ना, अब वहां पे आपको पता है स्किल्ड लेबर होती है। अब टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं, वहां पे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो स्किल्ड होते हैं। उन्हें पता है अगर हमें काम से निकाला भी जाएगा ना तो हमारे पास स्किल है, हम किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर लेंगे। और ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो कोर्ट पचड़ों में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, इस वजह से वो लेबर यूनियन में ज्यादा विश्वास रखते नहीं हैं। और दूसरा, उन्हें यह भी लगता है कि लेबर यूनियन जो होती है ना वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ज्यादा होती है, जहां पे मैनुअल काम लोग करते हैं। और आईटी कंपनीज तो प्रोफेशनलिज्म, एलिटिज्म, इन चीजों से ज्यादा आईटी कंपनीज को जोड़ के देखा जाता है। इस वजह से आपको ना सिर्फ आईटी कंपनीज में बल्कि दूसरी इमर्जिंग सेक्टर्स में ना ज्यादा लेबर यूनियन नहीं देखने को मिलेगी। इवन स्टार्टअप का तो ऐसा कल्चर ही नहीं होता कि वहां पे लेबर यूनियन बने। स्टार्टअप में ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल फाउंडर के साथ लग के कंपनी को नीचे से फर्श से अर्श पर लेके जाते हैं। उन्हें ईसोप वगैरह मिलते हैं, कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है, और इसलिए बहुत कुछ ना फाउंडर्स के हाथ में होती हैं चीजें। तो इसलिए वहां पे लेबर यूनियन बनने का स्कोप ही नहीं होता। बट आवश्यकता देखो ये है, आज के समय में कम से कम वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए वो एक साथ अगर आते हैं तो इसका प्रोविजन होना चाहिए ताकि वो कलेक्टिवली मिलके कंपनी के मालिकों से, कंपनी के फाउंडर से नेगोशिएट कर सकें और उनके अधिकारों का वायलेशन ना हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लेबर यूनियन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जजेस की अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले हफ्ते हमने कोलिजम से संबंधित एक आर्टिकल डिस्कस किया था। आज के समय में कौन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनेगा, ये नाम सिलेक्ट किए जाते हैं कोलिजम के द्वारा और औपचारिक रूप से सिलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी साइन फाइनल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के होते हैं। और प्रेसिडेंट आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। मतलब कि किसकी मर्जी चलती है? कोलिजियम की मर्जी चलती है यह डिसाइड करने में कौन सुप्रीम कोर्ट में और कौन हाई कोर्ट में जज बनेगा। इस सिस्टम में काफी सारी कमियां हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है इस सिस्टम में अब रिफॉर्म आने चाहिए। एक अलग से, जैसे 2015 में प्रयास किया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया था, वैसे ही कोई कमीशन हो जो जजेस के नाम सिलेक्ट करें। लेकिन देखो, अब एक नया एस्पेक्ट सामने आया है। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। नया एस्पेक्ट क्या है? कोलिजियम के द्वारा नाम एक नाम रेकमेंड किया गया मद्रास हाईकोर्ट में जज बनने के लिए, और वो नाम था विक्टोरिया गोरी का। लेकिन देखो, इस रेकमेंडेशन के अगेंस्ट ना काफी विरोध स्टार्ट हो गया। मतलब बहुत सारे वकीलों ने, बहुत सारे लोगों ने ये बोला, विक्टोरिया गोरी जिसको रेकमेंड किया गया है कोलिजियम के द्वारा मद्रास हाईकोर्ट में जज बनने के लिए, ये पहले बीजेपी से जुड़ी रही हैं। पास्ट में इन्होंने मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दी हैं, जिनसे पता लगता है इनकी ना संविधान में आस्था नहीं है। तो ऐसे लोग अगर मद्रास हाईकोर्ट में आएंगे या फिर जुडिशरी में आएंगे तो लोगों की जो आस्था है जुडिशरी में वो कम हो जाएगी। अब चूंकि देखो कोलिजियम ने रेकमेंडेशन दे दी थी, तो इसके खिलाफ कई सारे वकील ना सुप्रीम कोर्ट में गए कि कोलिजियम के द्वारा जो रेकमेंडेशन दी गई है उस रेकमेंडेशन को निरस्त कर दिया जाए। ये अपने आप में यूनिक चीज थी, क्योंकि देखो कोलिजियम जो है वो किससे बनता है? सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं उनसे बनता है ना। अब उन्हीं की रिकमेंडेशन के अगेंस्ट मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो, मामले की सुनवाई कौन कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज। जूनियर जज के आगे वकील, जो पिटिशनर थे, वकीलों ने गुहार लगाई कि इनकी जो रिकमेंडेशन है जो कोलिजियम के द्वारा की गई है उसे निरस्त कर दिया जाए। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज अपने सीनियर जजेस के अगेंस्ट कैसे जजमेंट दे सकते हैं? क्योंकि कोलिजियम में कौन होता है? सीनियर जज होते हैं। अभी मामला किसके पास में है? जूनियर जज के पास में है। तो जूनियर जज ने बोला कि देखो, जो कोलिजियम ने किया होगा सोच समझ के किया होगा, उनको इस पूरे मामले के बारे में अवेयरनेस होगी, फिर भी उन्होंने विक्टोरिया गोरी को रेकमेंड किया है, तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम सिर्फ सुटेबिलिटी नहीं देख सकते, हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि विक्टोरिया गोरी जो है वो एलिजिबल है हाईकोर्ट में जज बनने के लिए या फिर नहीं है। सुटेबल है या फिर नहीं है वो कोलिजियम के द्वारा देखा जाएगा, और कोलिजियम ने अब ये फैसला लिया है तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिकमेंडेशन को निरस्त करने से मना कर दिया। और तब तक वैसे विक्टोरिया गोरी जो है वो शपथ भी ले चुकी थी। अब देखो, राइटर का ये मानना है, ये सारा जो विवाद उत्पन्न होता है ना, ये पूरी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि कई बार ऐसे लोग जिनकी जो छवि है
थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट भी हो जाती है जज के तौर पर जुडिशरी में। तो इसके लिए ना कोलिजियम सिस्टम किस प्रकार से नामों को सिलेक्ट करता है जज बनने के लिए, उसमें प्रॉब्लम है। जैसे देखो कोलिजियम ने ना बंद कमरे में बैठकर नाम सिलेक्ट किए कि हम ये नाम भेजते हैं, इनको जज के तौर पे अपॉइंट किया जाए। अब पहले से जनता को नहीं पता होता, सरकार को फिर भी पता होता है, क्योंकि जिन नामों को सिलेक्ट किया जाता है सेंटर से पूछा जाता है, सेंटर आईबी से जांच करवाती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, क्या कोई कंट्रोवर्शियल बैकग्राउंड है। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस जज के बारे में लगेगा कि वो हमारी आइडियोलॉजी से संबंध रखता है, उनके लिए तो आईबी ऐसा रेकमेंड कर देगी कि हाँ ये जज बिल्कुल ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उस जज की जो आइडियोलॉजी है वो रूलिंग पार्टी से मैच करती है। लेकिन अब जिस जज की आइडियोलॉजी ऐसी है जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ है, उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट आईबी के थ्रू कोलिजियम को यह बोलेगा कि इस जज का बैकग्राउंड ठीक नहीं है। तो मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को आईबी के थ्रू पता होता है कि किन नामों को डेलिब्रेट किया जा रहा है कोलिजियम के द्वारा जज बनने के लिए, और किसी को नहीं पता होता। बाकी लोगों को तभी पता लगता है जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है कि हाँ कोलिजियम ने फैसला अब ले लिया है, इन नामों को सिलेक्ट किया है। ये देखो गलत है। अब कुछ केस स्टडीज देते हैं राइटर, जैसे देखो साउथ अफ्रीका में ना जज को सिलेक्ट नहीं करते, वहां पे कमीशन होता है। जैसे हमारे देश में विचार किया गया था पहले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हो, वो जजेस के नाम को सिलेक्ट करे, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा ही होता है, एक कमीशन होता है जो जजेस को सिलेक्ट करता है, और वो पहले से पता होता है जनता को कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वहां पे किन नामों पर चर्चा कर रहा है सिलेक्शन के लिए। तो किसी को दिक्कत होती है ना, पहले से ही वो ऑब्जेक्शन रेज कर देता है, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वहां पे उसको पता होता है कि इन नामों पर हम विचार कर रहे हैं और लोगों को इन नामों पर आपत्ति है इन इश्यूज के कारण। तो वो ना ऑब्जेक्शंस जब पहले से आ जाते हैं तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वहां पे ठीक ढंग से फैसला ले लेता है, क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी है, पहले से ही जनता को पता होता है कि इन नामों पर विचार किया जा रहा है। बट इंडिया में ना कोलिजियम पहले फैसला ले लेता है, उसके बाद मीडिया में आता है कि इन नामों को सिलेक्ट किया गया है कोलिजियम के द्वारा। और देखो साउथ अफ्रीका में ना कमीशन जिन नामों को सिलेक्ट करता है ना, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में जैसा मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट में चले भी जाएं कोलिजियम के फैसले के अगेंस्ट, तो भी सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज फैसले को सुनेंगे, मतलब और वो कोलिजियम के खिलाफ कभी वर्डिक्ट नहीं देंगे, क्योंकि कोलिजियम में है सीनियर जज, वो अपने सीनियर्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। तो ये दिक्कत है इंडिया में। अब ये इस पर एक नए एस्पेक्ट से सोचना जरूरी है कि कल को और भी कोई दिक्कत आ जाती है, और भी किसी कोलिजियम के फैसले पर आपत्ति है, किसी सेक्शन को, किसी वर्ग को, बाद में डिटेल्स आ जाती हैं कि कोलिजियम ने इस पर्सन को रेकमेंड किया है जज बनने के लिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, बाद में इंफॉर्मेशन सामने आई कि उस पर्सन का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो फिर देखो कोई प्रोसीजर होना चाहिए, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी सहायता से कोलिजियम अपने फैसले को वापस ले सके। एक चेक्स एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए, ये राइटर रेकमेंड करते हैं अपने इस आर्टिकल में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्डिक कंट्रीज का इंडिया के साथ कोऑपरेशन से संबंधित है ग्रीन एनर्जी के मामले में। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो ये सब नॉर्डिक कंट्रीज हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। इनमें से ना दो देश नॉर्वे और फिनलैंड, इनके ना ट्रेड मिनिस्टर आज से भारत की यात्रा पर आ रही हैं बिजनेस डेलीगेशंस को लेके। तो आने से पहले, विजिट से पहले उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, बताया है एजेंडा क्या है हमारे इस विजिट का। वो कहते हैं कि देखो वैसे नॉर्डिक कंट्रीज का जिक्र आता है ना, तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये आता है कि ये देश काफ़ी अमीर है, यहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में इनका स्थान ऊपर है, मतलब अच्छी अच्छी बातें लोगों के मन में आती हैं जब भी नॉर्डिक कंट्रीज का जिक्र आता है। बट देखो एक चीज़ जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, नॉर्डिक कंट्रीज ने ना एनर्जी के मामले में, खास करके ग्रीन एनर्जी के मामले में काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, जैसे हाइड्रोजन एनर्जी, ऑफशोर विंड एनर्जी, बैटरीज, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। इन एनर्जीज के मामले में नॉर्डिक कंट्रीज काफ़ी इनोवेशन लेके आई हैं। और देखो दूसरी तरफ इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहा है। तो ये कन्वर्जेंस है बहुत बड़ा, मतलब दोनों नॉर्डिक कंट्रीज और इंडिया कोऑपरेट कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में। मतलब अभी जो लक्ष्य है फोसिल फ्यूल, कोल, इन सब के यूज को खत्म किया जाए और जो एनर्जी इस्तेमाल हो वो ग्रीन एनर्जी हो। तो ये टारगेट अचीव करने में दोनों आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। फिर वो थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम चाहते हैं 2030 तक
नॉर्डिक जो रीजन है मोस्ट सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड रीजन हो पूरे वर्ल्ड में, और इसका हम प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अकेले ग्रीन एनर्जी, जो वर्ल्ड का लक्ष्य है कि जितनी एनर्जी यूज हो ग्रीन एनर्जी यूज हो, हम अकेले उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते, इसलिए लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी भी जब नॉर्डिक रीजन में आए थे मई 2012 में विजिट पर, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट जाहिर किया था कि हम आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम इंडस्ट्रीज और सर्कुलर इकोनॉमी के मामले में। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, रीयूज और रिसाइकलिंग पे ज्यादा फोकस होता है, और लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है कि प्रोडक्ट बनाओ, यूज करो और फेंको। तो मतलब इन सब मामलों में प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरेस्ट जाहिर किया था कि हम नॉर्डिक रीजन के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। इसीलिए फिनलैंड और नॉर्वे के जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं आज से भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। फिर वो थोड़े इस प्रकार की चीजें बताने लगते हैं कि 240 नॉर्वे की और फिनलैंड की कंपनीज आज के समय में भारत के साथ व्यापार कर रही है, मतलब भारत में रह के काम कर रही हैं। नोकिया कंपनी के बारे में आपने सुना है, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। अब तो नोकिया उतना अच्छा नहीं कर रही है जितना पहले नोकिया का नाम हुआ करता था। इसके अलावा देखो बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो फिनलैंड की तरफ देख रही हैं काफ़ी सारे एरियाज में एक्सपर्टीज के लिए, जैसे देखो एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, सस्टेनेबिलिटी है, डिजिटलाइजेशन है, कार्बन न्यूट्रलिटी है। इन सब मामलों में फिनलैंड के पास एक्सपर्टीज है और इंडियन कंपनीज फिनलैंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहती हैं। इंडियन स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स फिनलैंड मूव कर रहे हैं इन सब चीज़ों में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए। और एक और कंपनी है नोकिया के अलावा, फोर्टम एनर्जी से संबंधित कंपनी है। तो ये फिनलैंड का बताने के बाद फिर नॉर्वे का बताने लगते हैं। जैसे देखो नॉर्वे के साथ हमारा जो ट्रेड है वो डबल हो चुका है पिछले 3 सालों में। नॉर्वे का जो सोवरिन वेल्थ फंड है, सोवरिन वेल्थ फंड में क्या होता है, जैसे नॉर्वे का सोवरिन वेल्थ फंड है, मतलब नॉर्वे की जो सरकार है वो किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रही है अपना पैसा डबल ट्रिपल करने के लिए, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो होता है सोवरिन वेल्थ फंड। जैसे मान लीजिए भारत सरकार इन्वेस्ट करती है श्रीलंका में किसी प्रोजेक्ट में, ये सोच के कि श्रीलंका में इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, बाद में उस प्रॉफिट की सहायता से हम इंडिया में डेवलपमेंट लाएंगे, तो वो होगा इंडिया का सोवरिन वेल्थ फंड वाला प्रोजेक्ट। समझ गए, ये मैंने बिल्कुल लेमन टर्म्स में आपको समझाया। सोवरिन वेल्थ फंड जो होता है वो सरकारों का होता है, गवर्नमेंट खुद से फंड इस्टेब्लिश करती है और उस फंड से पैसा इन्वेस्ट करती है किसी दूसरे देश के प्रोजेक्ट में ताकि वहां से प्रॉफिट कमाया जा सके। तो नॉर्वे का जो सोवरिन वेल्थ फंड है ना, वो इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर है। $17.6 बिलियन नॉर्वे के सोवरिन वेल्थ फंड ने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखे हैं। नॉर्वे की सरकार ने हाल ही में एक नया क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड इस्टेब्लिश किया ताकि विदेशों में रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा सके, और इस इन्वेस्टमेंट फंड का फोकस इंडिया है। ऑलमोस्ट इंडिया में इस फंड से 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो मतलब ये बता रहे हैं कि कैसे नॉर्वे और फिनलैंड आपस में इंडिया के साथ कोऑपरेट ऑलरेडी कर रहे हैं, फिलहाल कैसी सिचुएशन है, और फर्दर ग्रीन एनर्जी के मामले में और ज्यादा कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो रिलेशन का स्कोप और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके। जैसे फिनलैंड तो देखो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, और यूरोपियन यूनियन की इंडिया के साथ अलग से नेगोशिएशन चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। नॉर्वे इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के थ्रू। तो कोशिश ये होनी चाहिए ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना जल्द से जल्द साइन किया जाए, क्योंकि इससे ना दोनों देशों के बीच में, मतलब नॉर्डिक रीजन और इंडिया के बीच में ट्रेड पोटेंशियल को और ज्यादा बूस्ट किया जा सकता है। समझ गए, तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, नॉर्डिक रीजन कैसे इंडिया के साथ कोऑपरेट कर सकता है ग्रीन एनर्जी को लेके, और इसी संदर्भ में फिनलैंड और नॉर्वे के जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं वो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।